नमस्कार दोस्तों। अभी तक हमने अपने राज्य व्यवस्था के भारतीय संविधान के निर्माण के सफर में हमने पढ़ा कि संविधान सभा का इलेक्शन हुआ, उस इलेक्शन में किसको कितनी सीटें मिली, कुल कितनी सीटें थी। तो मोटे तौर पे एक छोटा सा रिवीजन ले लेते हैं। भारतीय संविधान सभा के लिए कुल 389 सीटों पर 389 सीटें निर्धारित की गई, जिसमें 296 सीटों पर इलेक्शन हुआ, यानी कि वहां से लोग इलेक्ट होकर आए, और बाकी जो देशी रियासतों की सीटें थी वो कितनी बची? 93। 296 और 93। यहां पर आपको तीन डाटा याद करने हैं। कुल 389, और उसके बाद ब्रिटिश प्रांतों की कितनी थी? 296, और देशी रियासतों की कितनी बची? 93। अब इलेक्शन कितना होना था? 296 पे। 296 भी दो हिस्सों में विभाजित थी, ब्रिटिश प्रांत और ब्रिटिश प्रांतों के अंडर में चीफ कमिश्नरी ऑफिस। और वो चार जो हमारे एरिया थे चीफ कमिश्नरी ऑफिस के, वो कौन से थे? ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप इसको जरूर से जरूर याद रखिएगा। एक बार और हम रिवीजन करते हैं। वो एरिया थे दिल्ली, अजमेर, मेरवाड़ा, कुर्ग और बलूचिस्तान। उसके बाद इलेक्शन होते हैं। कांग्रेस को 208 सीटें, मुस्लिम लीग को 73 और अन्य को 15 सीटें। यहां से मुस्लिम लीग को अपने वर्चस्व का पता चलता है कि मेरी भारत में क्या औकात है। या औकात की बात करेंगे, क्योंकि मुस्लिम लीग ने क्या कहा था कि इस देश के जितने भी मुसलमान हैं उनके रहनुमा हम हैं, हम उनका लीड करते हैं, हम उनकी आवाज हैं। लेकिन जब इलेक्शन हुए तो 208 सीट कांग्रेस को आई, 73 मुस्लिम लीग को और 15 अन्य को। तो कांग्रेस द लार्जेस्ट पार्टी बन के उभरी। अब इसी क्रम में जब इलेक्शन हो गई तो संविधान सभा का गठन हो गया। तो संविधान सभा की पहली बैठक होती है 9 दिसंबर 1946 को। जितने भी लोग इलेक्टेड और सिलेक्टेड होकर आए थे उनके लिए पहली बैठक होती है 9 दिसंबर 1946 को, और इसके अध्यक्ष चुने जाते हैं डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी। दोस्तों, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को सबसे वयस्क सदस्य होने के नाते अध्यक्ष बनाया जाता है, यानी कि सबसे बुजुर्ग थे, आयु में सबसे अधिक थे, तो इनको पहली बैठक का अध्यक्ष बनाया जाता है, और इनको बोलते हैं हम अस्थायी अध्यक्ष। तो यहीं से सवाल पूछा जाता है कि भारतीय संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी। बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946 को। दूसरी बैठक होती है 11 दिसंबर 1946 को, और इस दिन स्थायी अध्यक्ष चुने जाते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ये फॉर्मेलिटीज पूरी हो जाती हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुन लिया जाता है। पहले स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी। अब इसके बाद हमारी थर्ड बैठक होती है 13 दिसंबर
1946 को। इस दिन उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया जाता है किसके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू। तीन स्टेप में, पहली बैठक 9 दिसंबर को, दूसरी बैठक 11 दिसंबर को और तीसरी बैठक 13 दिसंबर को, यानी कि एक दिन छोड़ के एक दिन अंतराल में, डेफिनेट अंतराल में होती है। पहले दिन डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी का रोल आता है, दूसरे दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का रोल आता है और तीसरे दिन जवाहरलाल नेहरू जी उद्देश्य प्रस्ताव पेश करते हैं। यह उद्देश्य प्रस्ताव क्या था? इस उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया गया जवाहरलाल नेहरू के द्वारा और इसमें भारतीय संविधान को बनाने का नजरिया, उसके मुख्य बिंदु और उसके मुख्य लक्ष्य इसमें पेश किए गए और इसी उद्देश्य प्रस्ताव को बाद में संशोधित करके भारत की प्रस्तावना या उद्देशिका के रूप में भारतीय संविधान में शामिल किया गया और इसी उद्देशिका को डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू ने इसको भारतीय संविधान की आत्मा कहा था, यानी कि यह मुख्य स्रोत है भारतीय संविधान को समझने के लिए। तो दोस्तों, उद्देश्य प्रस्ताव केवल पेश होता है, यह पास नहीं होता। क्यों? क्योंकि अभी तक की बैठकों में, अभी तक के अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने हिस्सा नहीं लिया था, देशी रियासतों ने हिस्सा नहीं लिया था। क्यों नहीं लिया था? तो दोस्तों, इसके लिए हम थोड़ा सा भूतकाल में चलेंगे। जब इलेक्शन हुए तो मुस्लिम लीग को 73 सीटें आई, वो बौखला गया। तो अपनी बौखलाहट में इन्होंने 16 अगस्त 1940 को डायरेक्ट एक्शन या सीधी कार्यवाही दिवस के रूप में घोषित किया। किसने? मोहम्मद अली जिन्ना। जिन्ना को जिन कह सकते हैं हमारे देश के बंटवारे का। इन्होंने 16 अगस्त को अपनी बौखलाहट में 73 सीट, इसी बौखलाहट में अपने चमचों को इकट्ठा किया, कट्टरपंथी की भावना को ओतप्रोत किया और 16 अगस्त डायरेक्ट एक्शन डे घोषित कर दिया। दोस्तों, इस दिन कलकत्ता के नोआखली में भीषण मारकाट हुआ था। ये लोग दंगों के रूप में परिवर्तित हो चुके थे, इसी को डायरेक्ट एक्शन कहा जाता है। इसलिए मुस्लिम लीग संविधान सभा में शामिल नहीं हुई और इसी माहौल को देखते हुए कि देश एक रहेगा या देश का विभाजन होगा, इसीलिए देशी रियासतें भी अभी तक संविधान सभा में शामिल नहीं हुई थी, क्योंकि उन्होंने कोई निर्णय ही नहीं लिया था कि हमें भारत के साथ जाना है या हमें अपना स्वतंत्र राज्य के रूप में काम करना है। तो दोस्तों, इस दिन अभी प्रस्ताव पास नहीं हुआ। अब चौथे स्टेप की बात करते हैं हम, स्टेप 4। 22 जनवरी 1947 को देश के माहौल को देखते हुए उद्देश्य प्रस्ताव पास कर दिया गया। तो दोस्तों, मुख्य रूप से 4 बातें हैं, पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी। पहला 9 दिसंबर, 11 दिसंबर, 13 दिसंबर 1946 और 1947 में पहली बैठक होती है 22 जनवरी 1947 को और उद्देश्य प्रस्ताव को पास कर दिया जाता है। दोस्तों, यहां तक भी मुस्लिम लीग इसमें शामिल नहीं थी। तो दोस्तों, इसको पास क्यों किया गया? क्योंकि बहुत सारे लोगों ने यह वक्तव्य दिए थे कि जो संविधान सभा है वो एक समूह की सभा है, वो एक धर्म को रिप्रेजेंट करती है,
लेकिन उसमें सिख भी थे, ईसाई भी थे, पारसी भी थे, मुस्लिम भी थे, क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को जो कैंडिडेट जीत के आए थे उसमें सभी वर्गों को उचित प्रतिनिधित्व दिया गया था। इन्हीं बातों से दुखी होकर संविधान सभा ने 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव पास किया और ये दिखाने की कोशिश की गई कि जो भारतीय विधान सभा है वो एक पार्टी की नहीं है, वो एक समुदाय की नहीं है। केवल इसी बात का जवाब देने के लिए इनकी एब्सेंस में इसको पास कर दिया गया। दोस्तों, समय निकलता रहा, कुछ कमेटियां बनाई गई, लेकिन इसी बीच भारत के जो गवर्नर जनरल थे वो चेंज हो जाते हैं और एक घोषणा होती है माउंटबेटन योजना। तो दोस्तों, इसको ध्यान से लिखिए और मैं इसको साफ करता हूं तब तक, और इसके बाद हम पढ़ेंगे माउंटबेटन योजना क्या थी, जिस योजना के आधार पर देश का बंटवारा किया गया, वो कब घोषित की गई थी। अब हम पढ़ेंगे उसके बारे में। सबसे पहले इस योजना को माउंटबेटन योजना क्यों कहा जाता है, क्योंकि दोस्तों इस योजना को उस समय के गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन ने पेश किया था, इसलिए इसको माउंटबेटन योजना कहा जाता है। और यह योजना 3 जून 1947 को घोषित हुई और इसमें भारत और पाकिस्तान नाम से दो देशों के मतलब अपने देश को दो देशों में बांटने की योजना को सहमति दे दी गई, यानी कि घोषणा कर दी गई। अब भारत का विभाजन होना था, भारत और पाकिस्तान, यानी कि दो देश। तो अब यहां से दोस्तों संविधान सभा के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है, जो सीटें हमारी 389 थी वो कम होंगी। क्यों कम होंगी? क्योंकि हमारी कुछ जनसंख्या पाकिस्तान में चली गई, भारत का कुछ हिस्सा पाकिस्तान को सौंप दिया गया, पाकिस्तान नामक राष्ट्र, क्योंकि अलग तो था नहीं, देश से बना था, तो कम जनसंख्या होगी तो कम सीटें होंगी। तो दोस्तों 3 जून 1947 के बाद सीटों का बंटवारा किस हिसाब से होता है? कुल सीट रह गई 299 सीटें। इसमें प्रांतों को 229, देशी रियासतों को 70 सीट। ये हमारी संविधान सभा की विभाजन की घोषणा के बाद की स्थिति है। 299 सीटें, 229 सीटें प्रांतों को और 70 सीटें देशी रियासतों को। अब दोस्तों यहां से विभाजन के बाद भारत अपने देश के संविधान निर्माण के कार्य में तेजी से कार्य करता है। इनको पीछे छोड़ के अब हम बात करेंगे कि उस संविधान निर्माण के लिए किन किन लोगों ने क्या योगदान दिया। तो दोस्तों यहां से आपको पढ़ना, पहले कुल सीटें थी 389, उसके बाद कितनी रह गई 299। 299 में प्रांतों के हिस्से आई 229 और देशी रियासतों के हिस्से आई 70 सीटें, क्योंकि कुछ रियासतें पाकिस्तान में शामिल हो गई और 70 रियासतें भारत में रह गई। यहां से 70 सीटें इनके हिस्से थी। अब हम बात करेंगे दोस्तों इस संविधान निर्माण में किन लोगों ने क्या योगदान दिया। तो दोस्तों इसी क्रम में 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय झंडा स्वीकार कर लिया गया और राष्ट्रीय झंडे को नाम दिया गया तिरंगा।
अभी आपको केवल यही पढ़ना है कि भारतीय राष्ट्रीय झंडे को कब स्वीकार किया गया। 22 जुलाई को तिरंगे के बारे में कभी एक छोटी सी वीडियो बनाएंगे, वो आपको अलग से पढ़ना है। अब हमारी बहुत सारी कमेटियों का गठन होता है, तो दोस्तों अब हम वही पढ़ेंगे। तो दोस्तों इस क्रम में 22 जुलाई 1947 को हमारी बहुत सारी कमेटियां बनी। वो कमेटियों के लिए एक अलग से सेक्शन होगा, हम उसमें पढ़ेंगे। इसी क्रम में 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान बनकर तैयार हो जाता है। यानी कि 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान बनकर तैयार हो जाता है। उस क्रम में आपने देखा, अब ये बनाया तो इस संविधान को बनाने के लिए दोस्तों विभिन्न कमेटियां बनाई गई थी। उन कमेटियों ने बहुत सारे कानूनों का, विदेशी कानूनों का, अपने देश में जो पुराने कानून थे उनका अध्ययन किया और एक संविधान संकलित किया, जो कि 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया। लेकिन दोस्तों पूर्ण रूप से उस दिन संविधान लागू नहीं किया गया। इस दिन केवल 16 अनुच्छेद लागू किए गए। तो दोस्तों 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान अंगीकृत किया गया और उसमें 16 अनुच्छेद, और ये 16 अनुच्छेद भी अनुच्छेद 394 के तहत भारतीय संविधान को आंशिक रूप से अंगीकृत या लागू किया और 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू किया। तो दोस्तों 26 नवंबर और 26 जनवरी, अब 26 नवंबर को हम बनाते हैं तो दोस्तों 26 नवंबर को याद किया जाता है संविधान दिवस के रूप में और 26 जनवरी को याद किया जाता है गणतंत्र दिवस के रूप में। ऐसे हमारा संविधान बना, लागू हुआ। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे कि वो कौन सी कमेटियां थी, वो कौन सी समितियां थी जिन्होंने देश के निर्माण में, यानी भारतीय संविधान के निर्माण में सहयोग किया, उनका क्या आधार था। धन्यवाद दोस्तों, इसको हम पढ़ेंगे अगली कक्षा में। थैंक यू, जय हिंद।